सो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में आपका स्वागत है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर में जो पिछले क्लास में जो किया था उसके बारे में कुछ सवाल जवाब कर ले आपके साथ। मुझे एक बात बताइए आप, सबसे पहले अगर आपको देखिए लॉ अलग है और उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स अलग है, एक्सक्यूट कहाँ होगा वो अलग है, ठीक है? तो दोनों बताइएगा मुझे। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो मुझे सबसे पहले क्या जानना होगा, जल्दी बताइएगा। अगर मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स करना है तो उसके लिए मुझे क्या जानना होगा? HSN ऑफ ए प्रोडक्ट। जैसे ही HSN पता लग गया मुझे रेट ऑफ ड्यूटी पता लग जाएगा। रेट ऑफ ड्यूटी लॉ बताइए, किस लॉ में? कस्टम टैरिफ एक्ट में। वेबसाइट का नाम बताइए, वेबसाइट का नाम आइस गेट। मुझे लाइसेंस लेना है या नहीं लेना है ये कहां पता लगेगा? लॉ बताइए पहले, लाइसेंस लेना है या नहीं लेना कहां पता लगेगा? इस प्रोडक्ट को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए मुझे लाइसेंस की जरूरत है या नहीं ये कहां पता लगेगा? लॉ बताइए पहले, फिर वेबसाइट बताइएगा। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, वेबसाइट का नाम बताइए, वेबसाइट का नाम DGFT। DGFT करेक्ट है। अब इसमें कई सारे सर्टिफिकेट्स की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको यहीं पर दिखला देता हूं, लिखना नहीं पड़ेगा मेरे को। ये सर्टिफिकेट मुझे जरूरत है या नहीं है ये भी कहां लिखा होगा? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में। इस प्रोडक्ट पे स्कीम्स हैं या नहीं है, एलिजिबल स्कीम्स, ये अगेन ये भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, हाँ या ना? तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है उसके प्रोसीजर्स तो कस्टम्स लॉ में लिखे हैं, रेट कस्टम टैरिफ एक्ट में है, और अगर मेरे इंडिया का किसी और कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो मुझे उसके लिए कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए ताकि मुझे कम रेट पे टैक्स, कम इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़े? जल्दी बताइएगा। सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन, सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन, कम रेट। इंपोर्ट करते वक्त कौन कौन सी ड्यूटी लगती है? बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस IGST, सेस अगर एप्लीकेबल है तो। सही बात। चलिए, हमने बेसिकली इतना ही किया था फर्स्ट स्लाइड में। और एक स्लाइड में दिखाता हूं, ये वाला इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर ये हम लोग कर रहे थे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर में हमने आपसे एक बात पूछी थी कि इंपोर्ट करते वक्त इंडिया और USA का एक्सपोर्टर इंपोर्टर आपस में कॉन्टैक्ट करेगा। फिर पेमेंट के बारे में बात की थी आपसे, FOB कॉन्टैक्ट होगा या CIF कॉन्टैक्ट होगा? किस पोर्ट पे ये डिलीवरी लेगा, ये इंपोर्टर किस पोर्ट पे डिलीवरी लेगा वो भी लिखेगा। कस्टम्स पोर्ट, एयरपोर्ट, ड्राई पोर्ट। FOB वैल्यू मतलब एक्सपोर्टर के पोर्ट पे जो वैल्यू है दैट इज FOB वैल्यू। CIF क्या होता है? कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट यानी कि इंश्योरेंस फ्रेट जो इस रास्ते का जो है वो जोड़ देंगे। मान लीजिए ड्राई पोर्ट तक जा रहा है तो यहां से मुंबई से ड्राई पोर्ट जाने का क्या ये वाला CIF वैल्यू में जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे?
नहीं, नो, CIF वैल्यू सिर्फ यहां तक है, कस्टम्स पोर्ट तक, ड्राई पोर्ट तक नहीं है। ये हम लोग वैल्यूएशन में पढ़ेंगे आपके साथ। करेक्ट है। दूसरा, इंपोर्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? इंपोर्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? GST रजिस्ट्रेशन मस्ट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड मस्ट है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड किस वेबसाइट पे मिलेगा? DGFT, GST रजिस्ट्रेशन GST की वेबसाइट पे, और फिर आइस गेट में आपको IC को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और GST के साथ लिंक करना पड़ेगा। सही बात। कंटेनर फ्राइट स्टेशन क्या होता है? कंटेनर फ्रेट स्टेशन ये पोर्ट के साथ अटैच होते हैं। नहीं नहीं, ड्राई पोर्ट तक के लिए नहीं है राजेश जी, ये पोर्ट के साथ अटैच होंगे, कस्टम्स पोर्ट या कस्टम्स एयरपोर्ट के साथ अटैच होता है, ताकि यहां पर अगर लोड पड़ रहा हो तो वो लोड को खाली करने के लिए। और इसके एकदम अगल बगल होता है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत दूर होता है, हो सकता है 1 किलोमीटर के अंदर हो, इतना दूरी होता है बस। तो ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी देखनी होगी। तो कंटेनर फ्राइट स्टेशन ये होता है, और जो इनलैंड कंटेनर डिपो होता है इसी को हम लोग पोर्ट बोलते हैं, ड्राई पोर्ट इसी को बोलते हैं। कंटेनर फ्राइट स्टेशन इज बेसिकली कस्टम्स पोर्ट या कस्टम्स एयरपोर्ट। ये बेसिकली कस्टम्स पोर्ट है या कस्टम्स एयरपोर्ट है। सही बात। अच्छा, इंपोर्टर को इंपोर्ट करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है? इंपोर्टर को इंपोर्ट करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है? बिल ऑफ एंट्री ना, ये बिल ऑफ सॉरी, हाँ, ये बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा। अब बिल ऑफ एंट्री comprises of many documents. So bill of entry is basically aggregation of many documents like invoice, packing list and many other details. किस पोर्ट पे डिलीवरी लेगा, वैल्यू क्या है, रेट क्या है, HSN क्या है, ये सब यहां लिखा होगा। Aparna is asking, so first ship comes to custom port, then after filing bill of entry goes to dry port. देखिए, अगर आप ड्राई पोर्ट पे लेना चाह रहे हैं तो कस्टम्स पोर्ट पे आपको बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट फाइल करना पड़ता है, फिर वो ड्राई पोर्ट पे जाता है, ड्राई पोर्ट पे यू फाइल बिल ऑफ एंट्री। करेक्ट। ये इंपोर्टर उस गुड्स का ओनर है या नहीं है, वो कैसे पता लगेगा? कौन सा डॉक्यूमेंट से? बिल ऑफ लेडिंग या एयरवे बिल या फिर लॉरी रिसीट। ये बिल ऑफ लेडिंग क्या हो रहा होगा, एक्सपोर्टर शिप को जब गुड्स दे रहा होगा तो शिप वाला बिल ऑफ लेडिंग एक्सपोर्टर को दे देगा और एक्सपोर्टर इसको मेल कर देगा इंपोर्टर को। सही बात। बाकी ये डॉक्यूमेंट भी एक्सपोर्टर मेल कर देगा। सही बात। अब आइए, जब वो बिल ऑफ एंट्री फाइल करता है तो ये बिल ऑफ एंट्री शिप के आने से पहले भी फाइल कर सकता है और शिप के आने के बाद भी फाइल कर सकता है। सही बात। अगर शिप के आने से पहले करता है तो उसको हम लोग एडवांस बिल ऑफ एंट्री कहते हैं। हाँ या ना? शिप क्या फाइल करेगा?
शिप क्या फाइल करेगा, यानी कि मास्टर ऑफ द वेसल या पर्सन इन चार्ज ऑफ द वेसल क्या फाइल करेगा, अराइवल मैनिफेस्ट, और लैंड के थ्रू आ रहा है तो इंपोर्ट में रिपोर्ट। अब हमने ये कहा था आपसे कि बिल ऑफ एंट्री फाइल्ड है, अराइवल मैनिफेस्ट फाइल्ड है, करेक्ट। ये अराइवल मैनिफेस्ट है क्या, बेसिकली ये डिपार्चर मैनिफेस्ट ही है, हाँ या ना। अगर रास्ते में कोई लोडिंग अनलोडिंग नहीं करता तो डिपार्चर मैनिफेस्ट ही है, और जो भी गुड्स यानी कि बेसिकली बिल ऑफ लेडिंग में जो भी लिखा हुआ वही अराइवल मैनिफेस्ट में लिखा हुआ है, दैट इज द एग्रीगेशन ऑफ बिल ऑफ लेडिंग। ये अराइवल में अब बिल ऑफ लेडिंग इसके पास भी है, इंपोर्टर के पास भी है, वही बिल ऑफ एंट्री जिसका एग्रीगेशन है। बिल ऑफ एंट्री के, बिल ऑफ लेडिंग के कई इंफॉर्मेशन बिल ऑफ एंट्री में भी है। तो जब प्रॉपर ऑफिसर असेसमेंट करेगा, और असेसमेंट के दो पार्ट है, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स, करेक्ट है। तो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लेगा, बेसिकली मैचिंग है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट डिवीजन, एक इनका कस्टम्स का एक डिपार्टमेंट है जो बताएगा कि किस कंटेनर का उसको एग्जामिनेशन करना है। जैसे जीएसटी में हर किसी का ऑडिट नहीं कर रहे, वो तो रिस्क इवैल्यूएशन ऑडिट का, जीएसटी ऑडिट का डिपार्टमेंट अलग है, जीएसटी का इंटेलिजेंस विंग अलग है। उसी तरह से कस्टम का जो विंग है दैट इज रिस्क मैनेजमेंट डिवीजन, आरएमडी जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। वो बता देता है पोर्टल के थ्रू, आइस गेट के ही थ्रू, कि किसका एग्जामिनेशन भी करना है गुड्स का। सही बात। पता लगा लोगों ने एचएसएन गलत लिख दिया, क्योंकि डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स अगर आप देखेंगे तो एज पर डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स 2 से 1 से ज्यादा एचएसएन एप्लीकेबल हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। किसी एचएसएन में ज्यादा एक्सपोर्ट बेनिफिट मिल रहा होगा, किसी एचएसएन में कम बेनिफिट मिल रहा होगा, और मैंने वो एचएसएन चुना जिसमें ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। डिपार्टमेंट कहता नहीं आपके लिए ये एचएसएन एप्लीकेबल नहीं है, ये वाला एप्लीकेबल है, तो यही तो डिस्प्यूट होता है ऐसा। तो उसके लिए गुड्स का एग्जामिन करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए अब मैंने आपको बताया था कितने दिन इंपोर्ट क्लियरेंस में कितने दिन लग रहे हैं आजकल नॉर्मली, 5 डेज। और वर्ल्ड ओवर मान लीजिए 2 ही दिन का समय है क्लियर होने का, एक एग्जांपल के रूप में। बेस्ट पोर्ट वो है जो 2 दिन के अंदर इंपोर्टेड गुड्स को क्लियर कर दे। तो गवर्नमेंट विल बी वर्किंग इन दिस डायरेक्शन दैट सो दैट द गुड्स आर क्लियर विद इन 2 डेज। और एग्जामिन करने के लिए मान लीजिए लैपटॉप है, टीवी है, फोन है, कोई दिक्कत नहीं है। आलू है, कोई दिक्कत नहीं, ले आलू के अंदर कुछ भर के फिर आलू की तरफ पैक कर दो, तरबूज के अंदर कुछ डाल के फिर पैक कर दो, तो ऐसे ही तो स्मगलिंग होती है, हाँ या ना। तो उसके लिए एग्जामिन करना पड़ेगा, और ये एग्जामिनेशन में टाइम लगता है, करेक्ट। तो इन्होंने क्या किया, एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम है ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर। इसमें इंपोर्टर भी है, एक्सपोर्टर भी है, सी कैरियर भी है, कस्टोडियन भी है, सभी तरह के लोग। इनको कंप्लायंस रेटिंग दे देते हैं, और इनके ये अगर गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है तो बोला एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है। क्या गुड्स वेरिफिकेशन तक शिफ्ट बर्थ पे रहेगा या नहीं? यस, बर्थ पे रहेगा। तो राजेश जी, ये लॉजिस्टिक्स है, ये किस तरह से मैनेज करते हैं ताकि मिनिमम टाइम शिप बर्थ पे रहे? तो हम लोग एक्सपोर्ट जब करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर कुछ रोशनी डाल सकूं मैं।
कैसे मैनेज होता है वो। तो ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर का उन्होंने एक सिस्टम बनाया जहां पर वो कहता है एग्जामिनेशन मत कीजिए। मैं आपको बता दूं, हम लोग आगे करेंगे, इसमें एक पोस्ट कस्टम ऑडिट का भी सिस्टम है। पोस्ट कस्टम ऑडिट, जीएसटी में भी पोस्ट कस्टम ऑडिट ही तो है। जीएसटी में उसी वक्त ऑडिट नहीं होता, जीएसटी में ऑडिट बाद में ही होता है। और 5 साल पुराना, 3 साल पुराना, 5 साल तो नहीं लेकिन 5 साल के अंदर अंदर का ऑडिट कर लेते हैं, हाँ या ना। तो उसी तरह से कस्टम में भी पोस्ट कस्टम ऑडिट है कि गुड्स क्लियर करवा लिया, फैक्ट्री में भी लेके, उसके बाद डिपार्टमेंट को पता लगा कि अरे ये गुड्स तो गलत इंपोर्ट हो गया, गलत HSN में, तो वो उनके फैक्ट्री जाके वहां पर गुड्स का वो ऑडिट कर सकते हैं और फिर वहां भी उनको पकड़ सकते हैं। करेक्ट है। तो ऐसा नहीं है ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर को पूरी तरह से छोड़ दिया गया है, इनके ऊपर ज्यादा विश्वास तो है लेकिन इतना विश्वास नहीं है कि पूरी तरह से छोड़ दे। पोस्ट कस्टम ऑडिट का भी सिस्टम है सभी ऑपरेटर, सभी इंपोर्टर एक्सपोर्टर के लिए। करेक्ट है। Now Aparna is asking difference between bill of lading and bill of entry. बिल ऑफ lading कौन इश्यू करता है? शिप वाला। दिस इज द प्रूफ दैट यू आर द ओनर ऑफ द गुड्स। अब इस गुड्स को छुड़ाने के लिए यू हैव टू फाइल बिल ऑफ एंट्री, एंड बिल ऑफ एंट्री कंप्राइजेस ऑफ मेनी डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि बिल ऑफ एंट्री के बेसिस पे यू विल बी पेइंग द इंपोर्ट ड्यूटी। दिस इज a way a self assessment document. नहीं सुधीर, क्या नाम है सुधीर, बिल ऑफ एंट्री कस्टम डिपार्टमेंट कभी प्रिपेयर नहीं करता है। अब तो सेल्फ असेसमेंट है। बिल ऑफ एंट्री जब भी प्रिपेयर करेगा वो इंपोर्टर ही प्रिपेयर करेगा, उसके बाद कस्टम डिपार्टमेंट चेक करेगा। और बिल ऑफ लेडिंग करेक्ट शिपिंग लाइन, शिपिंग कंपनी ही इशू करती है। दैट इज द प्रूफ दैट ही इज द ओनर। बिल ऑफ एंट्री इज इशूड बाय सप्लायर। Bill of entry is not issued by supplier, but it is filed by importer in ICE gate. सही बात। चलिए, ये हमने पूरा सिस्टम यहाँ लिखा हुआ है, तो हम लोग करेंगे यहाँ पर, इस चार्ट में आएंगे तो। अरे कभी कभी क्या होता है इसको। इसके बाद हमने सेक्शन 29 कर लिया था आपके साथ, सेक्शन 30 किया था आपके साथ। बताइए, अराइवल मैनिफेस्ट या इंपोर्ट रिपोर्ट वो कब फाइल करेगा? जिस दिन वो डिपार्चर मैनिफेस्ट फाइल कर रहा है उसी दिन वो फाइल करेगा, हाँ या ना? बुक में आता है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में एंट्री नंबर कौन सा था? 83। ये मेमोरी चार्ट है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हम लोग कर ही चुके थे। सेक्शन 29 हो गया। सेक्शन 30 हम लोग कर चुके हैं आपके साथ कि पर्सन इंचार्ज फाइल करेगा इंपोर्ट मैनिफेस्ट बिफोर द अराइवल। और अच्छा, इंपोर्ट रिपोर्ट कब फाइल करता है? अगर लैंड कस्टम स्टेशन के थ्रू आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है गुड्स, तो इंपोर्ट रिपोर्ट कब फाइल करना है? विदिन, बता नहीं रहे आप सब लोग। ये सोच रहा है कोई ना कोई तो जवाब देगा, मैं क्यों दूं। विदिन 12 आवर्स आफ्टर द अराइवल ऑफ द कस्टम स्टेशन। ठीक है। अरे क्या लिख रहा है सुधीर, 24 आवर्स कॉन्सेप्ट चला गया, भूल जाओ।
ये सी कार्गो मैनिफेस्ट एंड ट्रांसशिपमेंट रेगुलेशंस 2018 आ गया है, और एज पर दिस जिस दिन वो डिपार्चर मैनिफेस्ट फाइल करेगा उसी दिन क्या फाइल कर रहा होगा, अराइवल मैनिफेस्ट, करेक्ट है। लेकिन उसके बाद वो अमेंड कर सकता है। तो 24 आवर्स का कॉन्सेप्ट पुराना है। डिक्लेरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफिक कार्गो, आर्म्स एम्यूनिशन, इसके लिए अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर ये नहीं है तो नील भरना पड़ेगा, लेकिन भरना पड़ेगा। चलिए चलिए चलिए। अच्छा, कार्गो के बारे में बता दीजिए, शिप में कितने तरह के कार्गो होते हैं, यानी कंटेनर होते हैं? मैं आपको कुछ और बताता हूं कार्गो के बारे में, आपको ऐसे नहीं होगा, ताकि क्रिस्टल क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर। मान लीजिए कंटेनर है, ये पूरा कंटेनर आपने बुक कर लिया और इसमें जा रहा है मान लीजिए कॉटन, रुई। तो आप प्रैक्टिकली करेंगे तो इसकी पैकिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। पैकिंग का अलग एक कॉन्सेप्ट है, एक अलग बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है पैकिंग का, कस्टम्स के लिए, कि कस्टम में पैकिंग कैसी होनी चाहिए। तो हर एक प्रोडक्ट का उन्होंने पैकिंग का तरीका बताया हुआ है। अब आप बात बताइए, आप पूरा कंटेनर बुक करेंगे तो उसमें कुछ वर्ड लिखा हुआ फुल कंटेनर या लेस कंटेनर करके, आप जब बिल ऑफ एंट्री भरेंगे तो आपको भरना पड़ता है कि आपने फुल कंटेनर बुक किया है या आधा कंटेनर या उसका कुछ पार्ट बुक किया है एलसी करके, और ये शिपिंग लाइन में जाके बुक करना पड़ता है। फिर वो कंटेनर आपको खाली भेज देते हैं। लेकिन अगर आपने पूरा कंटेनर बुक नहीं किया तो आपको कंटेनर भेजेगा नहीं, सही बात। तो इसमें इस पूरे कंटेनर में मान लीजिए ये कंटेनर को यूएस से जाना है, जैसे ट्रक बुकिंग करते हैं, आप पूरा ट्रक नहीं बुकिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा सामान बुक किया, वो ट्रक वाला क्या करेगा, सबका सामान उसमें पैक करेगा और भेज देगा। वही शिप वाला भी करता है कि यूएस से जाना है, इसमें सबका सामान भरेगा। तो ऐसे केस में कंटेनर नहीं आता है, फिर ड्राई पोर्ट या कस्टम पोर्ट में आपका सामान आएगा, फिर प्रॉपर ऑफिसर अपने सामने में इस कंटेनर को सभी एक्सपोर्टर का सामान भरना शुरू कर देगा। इसको हम लोग कहते हैं स्टफिंग। सही बात। स्टफिंग होने के बाद ये कंटेनर सील कर देगा। हर कंटेनर सील होता है, याद रखिएगा, आपने बहुत मूवीज में देखे होंगे, हर कंटेनर सील होता है। या तो फैक्ट्री में अगर आपने पूरा कंटेनर बुक किया तो फैक्ट्री में सील हो जाएगा, और अगेन वो सील उसको फिर सील हो जाएगा तो एग्जामिन कैसे होगा, तो वो पूरा हम लोग करेंगे आगे कि एग्जामिन, फिर वही अगेन कॉन्सेप्ट ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर का आएगा। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट चलेगा, स्टफिंग सीलिंग, स्टफिंग सीलिंग, स्टफिंग सीलिंग, करेक्ट है। अब आइए किताब में। अच्छा, मैं जो बता रहा था, अब ये सारे सील्ड कंटेनर शिप पे होंगे हजारों हजारों के तादाद में। और कंटेनर भी कई तरह के आते हैं, रेफ्रिजरेटेड कंटेनर भी आते हैं, गैस जिसमें ले जा सकते हैं वो कंटेनर भी आते हैं, और तेल अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना तो उसके लिए शिप ही अलग आती है, करेक्ट है। अब आगे, अब मान लीजिए ये शिप है, इसमें कई कंटेनर ट्रांजिट वाले होंगे, कई कंटेनर ट्रांसशिपमेंट वाले होंगे, और कई कंटेनर होम कंजम्पशन वाले होंगे। सही बात है। अब अगर ये मुंबई पोर्ट पे आया है, ये पूरा शिप, और इसमें 1000 कंटेनर हैं,
जिसमें से 100 कंटेनर ट्रांजिट वाले हैं, बाकी कुछ 200 कंटेनर ट्रांसशिपमेंट वाले हैं, 700 कंटेनर होम कंजम्पशन वाले हैं। बताइए कितने कंटेनर वो उतारेगा मुंबई पोर्ट पे? ऑल नहीं उतारेगा, ये ट्रांसशिपमेंट वाले उतारेगा और होम कंजम्पशन वाले उतारेगा। ट्रांजिट वाले तो सेम कन्वेंस में रहेंगे और यहीं और इसी कन्वेंस में रहेंगे ट्रांजिट वाले, सिर्फ ट्रांसशिपमेंट उतरेगा और होम कंजम्पशन उतरेगा। सही बात। अब मुझे एक बात बताइए, मुंबई पोर्ट से इसको श्रीलंका के किसी पोर्ट में जाना है, तो ये जो ट्रांजिट कार्गो है ये बॉटम में रहेगा या ऊपर में रहेगा? ये जितने भी कंटेनर है बॉटम में रहेगा। तो ये अगेन लॉजिस्टिक्स है, ये अगेन लॉजिस्टिक्स है। तो जहां से ये लोडिंग हो रही है वहीं पर ये पूरा का पूरा लॉजिस्टिक्स ध्यान में रखा जाता है। जैसे ट्रक में जो सामान आप लोगों ने लोडिंग किया होगा या नहीं किया होगा, मैंने तो किया है, कि जो सामान बाद में उतरने वाला है उसको एकदम पीछे रखता है, जो सामान पहले उतरने वाला होता है उसको आगे रखता है। जैसे बस में भी पैसेंजर सबके साथ होता है सेम ही, लेकिन ये लॉजिस्टिक्स है, लेकिन इतने वॉल्यूमिनस है कि हमें बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन उनके लिए बहुत आसान है। सही बात। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि ये सब वर्ड स्टफिंग, बॉटम कार्गो, ट्रांजिट, ट्रांसशिपमेंट, ये सब आप कस्टम्स लॉ पढ़ेंगे या उसके इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, मैनुअल पढ़ेंगे, नोटिफिकेशन सर्कुलर पढ़ेंगे तो यूज होगा। उस वक्त कंफ्यूज मत कर जाइएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें ट्रांसशिपमेंट। अच्छा, ये ट्रांसशिपमेंट डोमेस्टिक भी हो सकता है और फॉरेन भी हो सकता है, हाँ या ना? डोमेस्टिक हो या फॉरेन, उसको मुंबई पोर्ट में भी उतरना है। करेक्ट है। दूसरा, ये जो होम कंजम्पशन वाला है, ये जरूरी नहीं है कि आप होम कंजम्पशन के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल करें, आप वेयर हाउसिंग के लिए भी कर सकते हैं। तो बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग एंड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, दो तरह के बिल ऑफ एंट्री। और जब आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे तो इन बॉन्ड करके कुछ वर्ड उन्होंने लिखा हुआ है, 3 तरह के हैं, तो मुझे याद नहीं है आइस गेट की वेबसाइट में। तो इन बॉन्ड है यानी कि बॉन्ड फाइल करना पड़ता है, बट दे हैव टू क्रॉस बांग्लादेश टेरिटरी। तो क्या इंडिया बांग्लादेश में कोई एग्रीमेंट नहीं होगा सुधीर? मतलब आई डोंट नो, मुझे लगता है एग्रीमेंट तो होना चाहिए एंड होगा ना। तो ये सेम कन्वेंस में है तो ट्रांजिट गुड्स माना जाएगा एंड बांग्लादेश के लिए ट्रांजिट गुड्स है, वो अलाउ करेगा। और क्या, सही बात। जस्ट एज नेपाल। और नेपाल बांग्लादेश के लिए तो उन्होंने शायद अलग नोटिफिकेशन ही निकाले हुए हैं। मैंने पढ़ा नहीं है इतना डिटेल क्योंकि मुझे पढ़ाना नहीं था उसको, तो मैंने आप लोग उसको देखना होगा फिर उसमें एग्जैक्ट क्या लिखा हुआ है। जीटीए में है, जीटीए क्या है? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में क्या है? अच्छा, एक बात बताइए, अराइवल मैनिफेस्ट अगर आप टाइम पे फाइल नहीं करते हैं तो क्या होगा? कितने रुपए की पेनल्टी है?
नॉट एक्सीडिंग 50,000। ओके ओके, अब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया है, दे आर ऑल्सो आस्किंग फॉर पैसेंजर एंड क्रू अराइवल मैनिफेस्ट। अच्छा एक बात बताइए, कार्गो शिप में आपको क्या लगता है, क्रू होते होंगे, पैसेंजर ही होते होंगे बस? कार्गो में क्रू होते होंगे बस, कितने होते होंगे क्रू मेंबर्स, कितने होते होंगे? 10-15 से ज्यादा नहीं होते होंगे। जितने भी मर्चेंट नेवी वाले हैं, मर्चेंट नेवी वाले, ये सारे होते हैं उसमें। तो उसमें मर्चेंट नेवी के मुझे लगता है 2-3 इंजीनियर होते होंगे, कैप्टन होता होगा, बाकी खाना बनाने वाला होता होगा। तो 10-15 से ज्यादा लोग नहीं होते उसमें। करेक्ट, उनके अपने पर्सनल बिलोंगिंग्स होते होंगे। करेक्ट, वो जब कंट्री टू कंट्री जा रहे होंगे तो किसी ना किसी कंट्री में कुछ ना कुछ खरीद भी लेते होंगे। फ्यूल भी लेते होंगे, हाँ या ना? तो अगर आप शिप में देखेंगे तो बेसिकली 3 तरह की चीजें हैं। एक तो कंटेनर होता होगा, सही बात। दूसरा, शिप को चलाने के लिए स्टोर्स होते होंगे। तीसरा, पर्सनल बिलोंगिंग्स क्रू मेंबर्स या पैसेंजर्स की। करेक्ट, ये जो कंटेनर और शिप है, ये सब वो अराइवल मैनिफेस्ट में मांग लेते हैं, यानी कि फ्यूल की डिटेल भी आपसे मांग लेते हैं। जितने भी पुर्जे उर्जे हैं सब मांग लेंगे अराइवल मैनिफेस्ट में। लेकिन ये पर्सनल बिलोंगिंग और जो क्रू मेंबर की डिटेल है वो पहले नहीं मांगते थे, अब मांग रहे हैं। सेक्शन 30A, the person in charge of a conveyance that enters India from any place outside India or any other person as specified this shall deliver to the proper officer the passenger and crew arrival manifest before arrival in case of aircraft or vessel and upon arrival in case of a vehicle, and the passenger name record information of arriving passengers in such form containing such particulars in such manner and within such time as may be prescribed. Where the passenger this अगर नहीं देता है तो 50,000 रुपीज की पेनाल्टी। सही बात। अब सेक्शन 31, मैं बस स्लाइड भी दिखलाता जाता हूं। सेक्शन 31, अब देखिए क्या हुआ। शिप के आने से पहले सीक्वेंस समझिए। शिप के आने से पहले शिप ने क्या किया या वेसल ने क्या किया? 2 चीजें जमा की हैं। क्या क्या? जल्दी लिखिए, शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, लेकिन लिखिए। अपर्णा क्या लिख रहे हैं आप? अरे अराइवल मैनिफेस्ट, एंट्री इनवर्ड लिख रहे हो। वेसल के आने से पहले 2 चीजें जमा हुई, अराइवल मैनिफेस्ट कार्गो का और पैसेंजर अराइवल क्रू मेंबर अराइवल मैनिफेस्ट किसका? पैसेंजर एंड क्रू अराइवल मैनिफेस्ट। ये 2 चीजें वेसल वाला जमा करवाता है। सही बात है। अब जब ये आ गया तो ये शिप, ये वेसल कहां खड़ा हुआ है? प्लेटफॉर्म पे तो नहीं है। हेलो, प्लेटफॉर्म पे तो नहीं है, ये तो बाहर खड़ा हुआ है, इसको बर्थ चाहिए। तो ये आने से पहले he will file an application for entry inward।
तो वो 3 चीज फाइल कर रहा है, एप्लीकेशन फॉर एंट्री इनवर्ड, सही बात, बाहर खड़ा हुआ, मतलब पोर्ट के बाहर खड़ा हुआ, वो 12 नॉटिकल माइल भी हो सकता है। अब मुझे बताइए कितने चीज फाइल करेगा वो? 3 चीजें, कौन कौन सी? अराइवल मैनिफेस्ट, दूसरा पैसेंजर एंड क्रू अराइवल मैनिफेस्ट, और तीसरा एप्लीकेशन फॉर एंट्री इनवर्ड्स। मैं आपको दिखलाता हूं, ये शिप एंड जो रेगुलेशन है, कौन सा रेगुलेशन है, सी कार्गो मैनिफेस्ट, इसमें ये आ गया, एन एप्लीकेशन फॉर एंट्री इनवर्ड्स इन फॉर्म 2, ये फाइल करेगा। 3 चीजें, और जब वो फाइल करेगा तो उसको बर्थ मिल जाएगा। जब वो फाइल करेगा तब प्रॉपर ऑफिसर अगर बर्थ होगा तो उसको कहेगा कि बर्थ पे आ जाओ, खाली होगा तो, सही बात। तो इंपोर्टेड गुड्स नॉट टू बी अनलोडेड फ्रॉम वेसल अंटिल एंट्री इनवर्ड्स ग्रांटेड, तो उसने एप्लीकेशन दिया, एंट्री इनवर्ड्स मिल गया, यानी कि बर्थ मिल गया। The master of a vessel shall not permit the unloading of any imported goods until an order has been given by the proper officer granting entry inwards to such vessel berth. Correct है? No order under section 31 subsection 1 यानी कि this shall be given until an arrival manifest or import manifest has been delivered or the proper officer is satisfied there was sufficient cause for not delivering it. तो बिना डिलीवरी के लिए भी अनलोडिंग हो सकती है अगर देयर वाज सफिशिएंट कॉज फॉर नॉट डिलीवरिंग। लेकिन आप देखिए इसमें ये अमेंडमेंट नहीं किया कि पैसेंजर अराइवल मैनिफेस्ट या क्रू अराइवल मैनिफेस्ट के बारे में डिटेल यहां मस्ट नहीं है, कार्गो अराइवल मैनिफेस्ट मस्ट है, सही बात। बोलता नो एंट्री इनवर्ड्स इज नीडेड फॉर अनलोडिंग ऑफ बैगेज अकम्पेनिंग पैसेंजर और अ मेंबर ऑफ द क्रू, मेल बैग्स, एनिमल्स, पेरिशेबल गुड्स एंड हैजार्डस गुड्स। करेक्ट है? अच्छा मुझे एक बात बताइए, एयरक्राफ्ट ऊपर उड़ रहा है तो उसको क्या एंट्री आउट इनवर्ड्स की जरूरत पड़ेगी एयरक्राफ्ट को? हाँ या ना? नहीं। ये देखिए, द मास्टर ऑफ ए वेसल, एयरक्राफ्ट नहीं लिखा हुआ, करेक्ट है? यहां देखिए 30A में, द पर्सन इन चार्ज ऑफ ए कन्वेयंस, कन्वेयंस लिखा हुआ, इसका मतलब वेसल भी हो गया, एयरक्राफ्ट भी हो गया, और लैंड कस्टम स्टेशन वाला भी हो गया। उन सबको पैसेंजर एंड क्रू अराइवल मैनिफेस्ट देना पड़ेगा, सही बात। लेकिन यहां पर सिर्फ क्या लिखा हुआ है? द मास्टर ऑफ द वेसल लिखा हुआ है। अब मैं आपको वो भी दिखलाता हूं जो हमने मेमोरी चार्ट बनाया हुआ है। अराइवल मैनिफेस्ट, पैसेंजर अराइवल मैनिफेस्ट, इंपोर्ट बाय वेसल, और यहां पर हम लोग लिख देंगे एप्लीकेशन फॉर एंट्री इनवर्ड्स, करेक्ट। उसके बाद वेसल अराइव करेगा, फिर एंट्री इनवर्ड्स का ऑर्डर आ जाएगा, इसके बाद बिल ऑफ एंट्री एंड पेमेंट ऑफ ड्यूटी। ये पहले भी हो सकता है, एडवांस बिल ऑफ एंट्री। अब ये प्रोसेस हो गया। अब एयर में और लैंड में एंट्री इनवर्ड्स नहीं है, सही बात। चलिए वापस आए। अब देखिए, अब शिप कहां है? इस बर्थ पे।
अब ये बर्थ है, इस जगह को वार्फ बोलते हैं। यहीं पर क्रेन ये सब होते हैं। और अब तो आप देखिएगा यूट्यूब पे कुछ वीडियोस को देखा है हमने, ये सारे क्रेन्स ऑटोमेटिक है। यहाँ पर ट्रक होते हैं, क्रेन्स बड़े बड़े कंटेनर उठाया, ट्रक पे रखा, ट्रक ले जाके कहीं और रख दिया। तो ये अनलोडिंग एरिया है बेसिकली। अब यहां पर अगर जगह नहीं है तो कंटेनर फ्रेट स्टेशन में शिफ्ट कर देंगे, तो 5-6 दिन लगेगा गुड्स को क्लियर होने में। और आप सोचिए कोरोना के टाइम में ये तो क्या हुआ होगा। कोरोना का टाइम में पोर्ट बंद नहीं हुए थे, तो भर गया होगा ये, है ना। जनरली लेस कंटेनर लोड आर kept in CFS. Oil and gas ship were roaming in sea. ठीक है, तो ये अपलोड, अब यहां पर जब अनलोडिंग हो रहा होगा तो किसके देख रेख में अनलोडिंग हो रहा होगा या लोडिंग होगा? किसके देख रेख में? हमने एक नाम बताया था आपको, प्रॉपर ऑफिसर में हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था प्रॉपर ऑफिसर को, जिसमें से एक नाम बताया था हमने प्रिवेंटिव ऑफिसर। क्या नाम बताया था आपको? प्रिवेंटिव ऑफिसर। करेक्ट है। तो प्रिवेंटिव ऑफिसर के देख रेख में ये अनलोड होगा। अब बताइए क्या चीज अनलोड करेगा, कौन से गुड्स अनलोड करेगा या कौन सा कार्गो अनलोड करेगा? ट्रांजिट वाला करेगा या सिर्फ ट्रांसशिप या होम कंजम्पशन वाला करेगा? ट्रांसशिप या होम कंजम्पशन वाला करेगा, ट्रांजिट वाला तो नहीं करेगा। तो ये ऑब्वियसली वो जो भी ट्रांजिट कार्गो होगा वो बॉटम में होगा, ट्रांसशिप वाला ऊपर होगा, तो वो अनलोडिंग कर रहा होगा। तो 32, 33, 34 only goods which are mentioned in arrival manifest can be unloaded. Goods to be unloaded only at approved place. Goods to be unloaded only under the supervision of customs. तो एरिया भले कस्टोडियन का है, मालिक, इसका मालिक कस्टोडियन है, लेकिन डिपार्टमेंट को ड्यूटी चाहिए, गवर्नमेंट को ड्यूटी चाहिए, तो यहां पर कस्टम्स वाले भी ट्रक से सब सामान भेजते हैं तो वहां पर कोई नहीं होता है कि जीएसटी दे दो। कुरियर भेजता है तो कोई ड्यूटी नहीं मांगता, लेकिन यहां ड्यूटी है तो कस्टम डिपार्टमेंट वाले हैं। सही बात। मुझे एक बात और बताइए, कुछ पोर्ट्स छोटे होते हैं, शिप बड़ी होती है, वो शिप यहां आ ही नहीं सकती है। लेकिन इंडिया में मुझे नहीं लगता ऐसा कोई पोर्ट है, या मतलब मुझे लगता है नाउ द इंडियन पोर्ट्स आर वेल डेवलप्ड, बड़ी से बड़ी शिप बर्थ पे आ सकती है। अगर आप लोगों को कोई आइडिया है तो मुझे बता दीजिए कि ऐसा कोई पोर्ट, जितने भी बड़े पोर्ट है वहां पर बड़ी बड़ी शिप्स आ सकती है। सही बात है या नहीं? तो लेकिन लॉ में लिखा हुआ है, अब शायद इसकी कितना ये यूज होता होगा गॉड नोज, आप लोग बताएंगे अगर एक्सपीरियंस है आपको। तो अगर कोई शिप बर्थ पे नहीं आ सकती है, वो मान लीजिए दूर खड़ी हुई है, इसको अनलोडिंग करना, अनलोडिंग में ज्यादा सामान है नहीं, कुछ सामान है, तो ये क्या करेगा, प्रॉपर ऑफिसर परमिशन देगा कि छोटे बोट्स ले जाओ यहां पर, बड़े शिप से छोटे बोट में आ गया, फिर ये यहां आ जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे बोट नोट प्रोसीजर 35। करेक्ट है। दूसरी बात, तो अभी हम लॉ पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल पढ़ लेंगे। ये जो कस्टम्स पोर्ट है ये 24/7 काम करता है या 8 आवर्स की ड्यूटी है? बोले इंडिया में अब मैक्सिमम पोर्ट्स 24 आवर्स है, 24/7 मैक्सिमम।
अच्छा, कस्टम डिपार्टमेंट आपके फैक्ट्री जाएगा? कस्टम डिपार्टमेंट आपके फैक्ट्री जाएगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करवाने? नहीं जाता, लेकिन अगर आप बुलाएंगे तो चला जाएगा। मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस लगेंगे। तो ये मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस एक्सपोर्टर और इंपोर्टर से ही लेंगे। तो इनका एक अलग से रेगुलेशन बना हुआ है और इनके चार्जेस फिक्स्ड है, उस रेगुलेशन में लिखा हुआ है। तो अगर 24/7 पोर्ट है तब तो कोई मतलब ही नहीं बनता मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस का। लेकिन अगर 24/7 पोर्ट है और उसको अपनी जगह से आपकी फैक्ट्री जाना होता है सीलिंग के लिए या स्टफिंग के लिए, तो वो मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस लेता है। या तो सीलिंग स्टफिंग आप यहां भेज दो पोर्ट में, तब कोई चार्जेस नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप अपने फैक्ट्री बुलवाते हैं तो चार्जेस लगेगा। सही बात। अब सारा अनलोडिंग हो गया, ये गुड्स किसके कस्टडी में रहेगा? प्रॉपर ऑफिसर का सिर्फ ये काम है, यानी कि प्रिवेंटिव ऑफिसर का सिर्फ ये काम है कि अनलोडिंग ठीक से करवा दे एज पर अराइवल मैनिफेस्ट। एज पर अराइवल मैनिफेस्ट अगर अनलोडिंग हो गई, अब ये सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी गुड्स का सही से है या नहीं है, वो किसकी जिम्मेदारी है, किसके सिक्योरिटी में रहेगा? कस्टोडियन की। करेक्ट। अब शिप यहां पर जैसे अनलोडिंग खत्म हुई, शिप को जाना होगा वापस। टाटा बाय बाय करके चला जाएगा या परमिशन लेके जाएगा? और ये परमिशन है डिपार्चर परमिशन 42। तो कोई इंपोर्टेड गुड्स लेके आया तो भी परमिशन लेगा, कोई एक्सपोर्ट खाली शिप में सामान भर के फिर जा रहा है वो भी परमिशन लेगा। तो ये डिपार्चर परमिशन सबके लिए, एक्सपोर्ट गुड्स और इंपोर्ट गुड्स दोनों के लिए। सही बात। आप लोग में किसी ने भी कोई पोर्ट विजिट किया हुआ है? कस्टम पोर्ट, सी पोर्ट? कांडला, कांडला मैं भी गया हुआ हूं। बीपीटी, बीपीटी का फुल फॉर्म अपर्णा? कांडला, मैं कांडला गया था 95 में। बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट, ओके। और 95 में उस वक्त कांडला में तो कुछ था ही नहीं, वो पोर्ट टाइप का था नहीं, छोटा सा पोर्ट था। तो अच्छा, ब्रदर वर्किंग देयर। तो आप ब्रदर से कुछ कुछ पूछिए ताकि हमें भी एक्सपीरियंस हो आपका, आपके ब्रदर का। क्या ब्रदर क्या है वहां पर? बिल सेंडिंग, ओके ओके। तो उनको कुछ अगर पॉसिबल है, इफ इट इज नॉट confidential, then you can share some of the bill of entry or something like that. Yes, Chandra ji, yes. Only 3 staff working cause of corona. तो ये बिल सेंडिंग में क्या, डज ही इज ही कस्टम डिपार्टमेंट ऑफिसर और क्या है वो? अच्छा अच्छा, बीपीटी एम्प्लॉइज, मतलब बेसिकली दे कस्टोडियन। ठीक है, अब आगे आइए। अब हम लोग सेक्शन पढ़ लेते हैं, करेक्ट है? 32 ये सब कोई खास नहीं है, लेकिन पढ़ना जरूरी है। अनलोडिंग ओनली ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स। अब स्पेसिफाइड गुड्स का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। इंपोर्टेड गुड्स नॉट टू बी अनलोडेड अनलेस मेंशन्ड इन अराइवल मैनिफेस्ट, थैंक यू राजू जी, और इंपोर्ट मैनिफेस्ट और इंपोर्ट रिपोर्ट shall accept with the permission of the proper officer, that is preventive officer, be unloaded at any custom station. Custom station मतलब customs port, custom airport, land custom station, unless they are specified in such manifest or report for being unloaded at that custom station. तो ये पढ़ लीजिए। Loading and unloading at landing places, except with the permission of the proper officer, imported goods shall be unloaded and no export goods
shall be loaded at any place other than place approved under section 8A for the unloading or loading of such goods। तो ये कस्टम स्टेशन तो बहुत बड़ा होगा, वो सब कुछ एरिया में लोडिंग अनलोडिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा होगा। लोडिंग अनलोडिंग और स्टफिंग, ये सब स्टफिंग सीलिंग कोई एक स्पेशल एरिया होगा वहां पर करेंगे वो, करेक्ट है। फिर लोडिंग अनलोडिंग सुपरवाइज्ड बाय कस्टम ऑफिसर। इंपोर्टेड गुड्स शैल नॉट बी अनलोडेड फ्रॉम एंड एक्सपोर्टेड गुड्स शैल नॉट बी लोडेड ऑन। इंपोर्ट गुड्स अनलोड होगा, एक्सपोर्ट गुड्स लोड होगा। एनी कन्वेंस, कन्वेंस लिखा हुआ यानी कि शिप हो गया, एयर हो गया और व्हीकल हो गया, एक्सेप्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर। अब देखिए जब वो ये लिखता है एक्सेप्ट विद अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर, तो मैंने बताया था सीलिंग किसके सुपरविजन में होगी, कंटेनर की सीलिंग किसके सुपरविजन में होगी, प्रॉपर ऑफिसर के सुपरविजन में होगी, तभी तो होगा, एक्सपोर्ट नहीं तो हो ही नहीं सकता। अब आप सोच के देखिए, एक फैक्ट्री, कॉटन आलू प्याज की फैक्ट्री है, इसमें ये कंटेनर है, ये पूरा कंटेनर जाना है दुबई। दुबई में आलू प्याज तो जाना ही पड़ेगा, वहां तो होते नहीं है। ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री में इसने कॉटन भर दिए, पूरे आलू प्याज भी भर दिया, कॉटन इतना भर दिया, आलू प्याज इतना भर दिया, सब ट्रेडर है, कर रहा है, मर्चेंट एक्सपोर्टर है, खरीद के एक्सपोर्ट कर देता है, सही बात। अब इसको सील वो यही कर देगा, तो एग्जामिन कैसे करेगा क्वांटिटी का, एचएसएन का, फिजिकल गुड्स का। तो ये कह रहा है इट शुड बी इन सुपरविजन ऑफ द कस्टम। अब सुपरविजन ऑफ कस्टम कैसे होगा, मान लीजिए सील ही कर दिया, तो ये ट्रक में चला गया, उसके बाद यहां एग्जामिन करता प्रॉपर ऑफिसर, फिर लोडिंग करता है, फिर वो वहां जाएगा। तो इस सीलिंग का एक प्रोसेस है, वो हम लोग करेंगे आपके साथ जब मैं एक्सपोर्ट करूंगा आपके साथ। ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर को सेल्फ सीलिंग का एक कॉन्सेप्ट लेके आए वो, सेल्फ सीलिंग, जैसे सेल्फ असेसमेंट है वैसे सेल्फ सीलिंग का भी कॉन्सेप्ट है, करेक्ट है। Provided that the board may by notification in the official gazette give general permission that in the proper officer may in particular case give special permission for any goods or class of goods to be unloaded or loaded without the permission of supervision of the proper officer। समझ में आ गया क्या बात कर रहा है ये, नोटिफिकेशन से आ गया सेल्फ सीलिंग, फिर प्रॉपर ऑफिसर स्पेशल परमिशन दे देगा कि भैया आप कर लो, आप ये सीलिंग कर लो। और ये सब है ना इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग का कॉन्सेप्ट है, जहां पर वो शिपिंग बिल नंबर ये सब उस सीलिंग में डाल देगा। और आरएफआईडी का फुल फॉर्म बता दीजिए मुझे, मैं फुल भूल गया। रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी का आइडेंटिफिकेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस करके कुछ होगा, तो ये आरएफआईडी डाल देगा। ये इलेक्ट्रॉनिक होता है, बड़ी कमियां बनाती है, सील हो गया, इसमें सब कुछ इंफॉर्मेशन होगा, करेक्ट है। अब आइए वाटर बॉर्न गुड्स। वाटर बॉर्न गुड्स, नो इंपोर्टेड गुड्स शैल बी वाटर बॉर्न, यानी कि आप शिप से समुद्र में आप खुद से नहीं उतारेंगे अंटिल परमिशन ना मिल जाए। नो इंपोर्टेड गुड्स शैल बी वाटर बॉर्न फॉर बीइंग लैंडेड फ्रॉम एनी वेसल, लैंडेड फ्रॉम एनी वेसल, एंड नो एक्सपोर्ट गुड्स व्हिच आर अकम्पेनिड बाय शिपिंग बिल शैल बी वाटर बॉर्न फॉर बीइंग शिप्ड, शिप्ड का मतलब लोडेड, अनलेस द गुड्स आर अकम्पेनिड बाय बोट नोट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। ये सब का नाम लिखा हुआ है, करेक्ट है। और फिर जनरल परमिशन स्पेशल परमिशन से पॉसिबल है विदाउट बीइंग अकम्पेनिड बाय बोट नोट। अब ये समझिए, इसको, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग लाइटरेज चार्ज या बार्जिंग चार्ज भी बोलते हैं, जहां पर मदर वेसल से डॉटर वेसल या डॉटर वेसल से मदर वेसल में जाता है, सही बात है, बिग वेसल से स्मॉल वेसल या स्मॉल वेसल से बिग वेसल, और इसके कुछ रेगुलेशंस दिए हुए हैं। और एक्सपोर्ट कार्गो है तो फॉर्म 1 है, इंपोर्ट कार्गो है तो फॉर्म 2 है, ट्रांसशिप कार्गो है तो फॉर्म 3 है, सही बात। अब मुझे एक बात बताइए आप,
वैल्यूएशन का पार्ट है, लेकिन यहां पर हम लोग कुछ बता देते हैं। ये शिप है, ये एफओबी वैल्यू, इसमें इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट जोड़ेंगे तो ये सीआईएफ वैल्यू आ जाएगा, और ड्राई पोर्ट में जाने के लिए अगेन ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, और यहां पर बोट नोट, इसका भी अलग खर्चा होगा या नहीं होगा, लाइटरेज चार्ज या बार्जिंग चार्जेस का भी खर्चे होंगे या नहीं होंगे। अब मैंने ये कहा कि ये वैल्यूएशन का हिस्सा नहीं होगा अनटिल अमेंडेड, मतलब अगर पता लगा अमेंड हो गया तब तो हिस्सा होगा, लेकिन फिलहाल नहीं है। ये बोट नोट पे इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी या नहीं लगेगी, यानी कि ये वैल्यूएशन का हिस्सा होगा या नहीं होगा। ये होगा, यस, यहां तक लग रहा है इंडियन करेंसी में। अच्छा, ये एक भी चीज और बता दो, ये जो एफओबी वैल्यू है ये इंडियन करेंसी या फॉरेन करेंसी है? अगर शिपिंग लाइन बाहर से इंडिया आती है तो फॉरेन करेंसी होगा। ये इंश्योरेंस फ्रेट, ये शिपिंग लाइन ही करता है, ऐसा नहीं कि इंश्योरेंस आप किसी और से ले रहे हैं, ये शिपिंग लाइन कंपनी इंटीग्रेटेड है, ये भी फॉरेन करेंसी में। अब अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो इंडियन करेंसी लगता है या फॉरेन करेंसी लगता है? अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो गुड्स का जो पैसा है वो तो फॉरेन करेंसी में मिलेगा, और जो फ्रेट देंगे, इंश्योरेंस और फ्रेट, वो इंडियन करेंसी या फॉरेन करेंसी? वो इंडियन करेंसी है। करेक्ट है। जैसे फ्लाइट से जब यहां से आप दुबई उड़ते हैं तो चाहे फॉरेन फ्लाइट में उड़े या फॉरेन एयरलाइन में उड़े या इंडियन एयरलाइन में, इंडियन करेंसी में लेते हैं। वैसे ही अगर बाहर से अगर इंडिया उड़ते हैं तो चाहे वो इंडियन एयरलाइन में उड़े या फॉरेन एयरलाइन में उड़े, वो फॉरेन करेंसी लेते हैं। सही बात। बट दे कैन डिमांड फॉरेन करेंसी ऑल्सो, इसमें कोई रोक तो नहीं है। चलिए, सेक्शन 36, ये मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस से रिलेटेड है कि नो इंपोर्टेड गुड्स शैल बी अनलोडेड फ्रॉम ऑन एनी संडे और ऑन एनी हॉलीडे ऑब्जर्व्ड बाय द कस्टम्स डिपार्टमेंट, यानी कि कस्टम डिपार्टमेंट जो हॉलीडे मना रहा है, और एनी अदर डे आफ्टर द वर्किंग आवर्स के बाद, एक्सेप्ट आफ्टर गिविंग द प्रिस्क्राइब्ड नोटिस एंड ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीस if any, provided that no fees shall be levied for unloading and loading of baggage accompanying a passenger or member of a crew and mail bags। तो इसके लिए नहीं लगेगा, और इसके लिए फीस आप इस रेगुलेशन में आप पढ़ सकते हैं कितना फीस। करेक्ट है। ये हमने सर्कुलर लिखा यहाँ छापा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। मर्चेंट ओवर टाइम फीस 24/7 में नहीं लगेगा। सीएफएस में अब देखिए, उन्होंने 24/7 सी पोर्ट को किया, सी पोर्ट से अटैच कंटेनर फ्रेट स्टेशन है, यहां पर क्या लगेगा? तो बोला ये सर्कुलर यही क्लैरिफाई कर रहा है, सीएफएस में भी अगर है तो नहीं लगेगा। करेक्ट है, बिकॉज सीएफएस आर पार्ट ऑफ दैट सी पोर्ट और एयरपोर्ट। कोई दिक्कत? आगे, प्रॉपर ऑफिसर कैन बोर्ड कन्वेंसेस। तो ऑब्वियसली कन्वेंस के ऊपर, मैं कांडला गया था तो मैं एक शिप के ऊपर ही चढ़ गया था, फिर बहुत जोर की एक जो सायरन बजती है वो बजा, फिर वो शिप स्टार्ट हो गया था, और शिप में सीढ़ी से ऊपर जाना होता था, और वो शिप पता लगा हांगकांग जा रही थी, और 95 में मैं बच्चा ही था।
तो एडवेंचर कर रहा था तो भाग के नीचे आ गया। चलिए, तो कहने का मतलब प्रॉपर ऑफिसर तो जा सकता, आम जनता भी जा सकती है अगर पकड़े नहीं गए तो। इंक्वायरी बाय प्रॉपर ऑफिसर। For the purposes of carrying out provisions of this act, the proper officer may require the person in charge of any conveyance or animal carrying imported goods or export goods to produce any document and to answer any questions, and thereupon such person shall produce such document and answer such questions. अब देखिए, जनरली 200 नॉटिकल माइल के अंदर अगर शिप आ गई और बर्थ नहीं मिला है तभी ये सारा काम होगा। आपने देखा होगा पिक्चरों में, तो समुद्र के रास्ते ही ये सारा काम करते हैं। सही बात है या नहीं है? एक मिनट। अब आइए, अब इस पूरे चार्ट को अगर देखेंगे तो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। एक बार फिर से रिवाइज करने के लिए मुझे बता दीजिए, शिप को आने से पहले 3 चीजें फाइल करता है, क्या क्या? अराइवल मैनिफेस्ट, क्रू एंड पैसेंजर अराइवल मैनिफेस्ट एंड एप्लीकेशन फॉर एंट्री इनवर्ड्स। सही बात? फिर प्रॉपर ऑफिसर एंट्री इनवर्ड्स देगा तो बर्थ मिल जाएगा, बर्थ मिल जाएगा तो फिर वो वार्फ पे अनलोडिंग होगा और कस्टम सुपरविजन के अंडर होगा। करेक्ट है? अब कस्टम सुपरविजन के अंडर अनलोडिंग हो गया, अनलोडिंग जैसे ही हो गया अब कस्टोडियन के पास गुड्स आ गया। तो अब हम लोग कर रहे हैं सेक्शन 45। कार्तिक जूम नहीं हो सकता, फोन पे देख रहे हो लग रहा है। Restrictions on custody and removal of imported goods। अब 45 कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, एक बात बताइए, अब अगर कस्टोडियन के पास कंटेनर पड़ा हुआ है तो क्या आप उस कंटेनर को, जैसे मैं ये बताता हूं आपको, मान लीजिए ये पूरा का पूरा कस्टम स्टेशन है, ये ऑफिसेस हैं, ये बाकी ऑफिसेस हैं, ये कस्टम्स, ये अनलोडिंग का प्लेस है, ये यहां पर गुड्स रखा हुआ है, ये गेट है। ये गेट से बाहर क्या आप गुड्स ले जा पाएंगे विदाउट गेट पास? विदाउट गेट पास तो पॉसिबल नहीं है। तो गेट पास लेने के लिए इंपोर्टर को क्या फाइल करना पड़ेगा? बिल ऑफ एंट्री, तभी पॉसिबल है। तो कस्टोडियन को यही पहले ही रेस्ट्रिक्शन डाल दिया कि भैया कोई गुड्स को तो आप ले जाने मत दीजिएगा जब तक गेट पास ना हो। तो सेव एज otherwise provided in any law for the time being in force, all imported goods unloaded in customs area। तो कस्टम्स एरिया वो एक जगह है, पूरे कस्टम स्टेशन का कोई एक पार्ट है जहां पर गुड्स अनलोड होने के बाद रखा रहेगा। shall remain in the custody of such person। तो वो एरिया को भी वो कॉर्डन ऑफ कर देंगे। सही बात, कि कोई उसमें जा ना पाए, तोड़ ना पाए, चोरी ना कर पाए। as may be approved by the principal commissioner of customs or commissioner of customs until they are cleared for home consumption or are warehoused or are transshipped in accordance with the provisions of this। तो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयरहाउस या ट्रांसशिप्ट जब तक नहीं हो जाता तब तक ये गुड्स किसके कस्टडी में रहेगा? कस्टोडियन के। करेक्ट है? अब जैसे ही हमने कह दिया कस्टोडियन के कस्टडी में रहेगा, इसका मतलब अगर उस गुड्स में चोरी होती है, जिसमें हम वर्ड पढ़ेंगे पिल्फर्ड, तो इसकी ड्यूटी इंपोर्टर नहीं देगा, फिर कस्टोडियन देगा। सही बात।
कस्टोडियन की और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। क्या क्या? जितने भी गुड्स अनलोड हुए, जितने भी गुड्स लोड होने वाले हैं, उनकी पूरी रिकॉर्ड रखेगा। शैल कीप ए रिकॉर्ड ऑफ सच गुड्स एंड सेंड ए कॉपी देयर ऑफ टू द प्रॉपर ऑफिसर। मैंने आपको पहले ही बता दी है कस्टोडियन है कौन, एक प्राइवेट पार्टीज है, लेकिन गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है इनके ऊपर। शैल नॉट परमिट सच गुड्स टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द कस्टम्स एरिया और अदरवाइज डेल्ट विद, यानी कि स्टफिंग ये सब भी कुछ भी नहीं करने देगा, except under and in accordance with the permission in writing of the proper officer। सही बात। फिर pilferage in the custody of custodian, notwithstanding anything contained in any law for the time being force, if any imported goods are pilfered मतलब चोरी, छोटी मोटी चोरी, छोटी मोटी petty theft, correct। आफ्टर अनलोडिंग देयर ऑफ, यानी कंटेनर खुला हुआ, उसमें से एक टीवी गायब है। आफ्टर अनलोडिंग देयर ऑफ इन कस्टम्स एरिया व्हाइल इन द कस्टडी ऑफ ए पर्सन रेफर्ड टू इन दिस, दैट पर्सन यानी कस्टोडियन शैल बी लायबल टू पे ड्यूटी ऑन सच गुड्स। अब रेट ऑफ ड्यूटी जो लगेगा वो किस दिन का लगेगा? जिस दिन शिप आया, या जिस दिन शिप को बर्थ मिला यानी कि एंट्री इनवर्ड्स हुआ, या जिस दिन चोरी हुई, किस दिन का लगेगा ड्यूटी? बोलता है एट द रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ एन अराइवल मैनिफेस्ट और इंपोर्ट मैनिफेस्ट। तो जिस दिन अराइवल मैनिफेस्ट या इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल किया गया, या इंपोर्ट रिपोर्ट जिस दिन फाइल किया गया, उस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी लगेगा। सही बात। तो ये एग्जाम का आपका एक क्वेश्चन बन गया। हैंडलिंग ऑफ कार्गो इन कस्टम्स एरिया रेगुलेशंस 2009, ये कस्टोडियन के लिए है। तो कस्टम्स कार्गो सर्विसेज प्रोवाइडर मींस एनी पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर रिसीट, स्टोरेज, डिलीवरी, dispatch or otherwise handling of imported goods and export goods and includes a custodian, be liable to pay duty on the goods pilfered after entry thereof in the customs area, यानी कि अनलोडिंग के बाद। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और है जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट लैंडिंग। क्या होता है शॉर्ट लैंडिंग? शॉर्ट लैंडिंग क्या होता है? शिप में 1000 कंटेनर थे, 1000 उतरने थे, लेकिन एक कंटेनर गायब है, दैट इज शॉर्ट लैंडिंग। करेक्ट है? या हजारों क्विंटल थे लेकिन 990 क्विंटल ही आया, दैट इज शॉर्ट लैंडिंग। तो अराइवल मैनिफेस्ट में 1000 क्विंटल थे, रास्ते में गायब हो गए, किसी भी कारण से गायब हुए, तो शॉर्ट लैंडिंग में ऑब्वियसली कौन रिस्पॉन्सिबल है? हु इज रिस्पॉन्सिबल इन शॉर्ट लैंडिंग? पर्सन इन चार्ज, पर्सन इन चार्ज। अब ये क्यों हुआ? इंश्योरेंस तो है ही, इंश्योरेंस मिल जाएगा। ना एक्सपोर्टर को नुकसान है, ना इंपोर्टर को नुकसान है। इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी शॉर्ट लैंडिंग में, इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। जिनेश जी कह रहे हैं यस, बाकी लोग नो कह रहे हैं। शॉर्ट लैंडिंग में इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी? नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। इंपोर्ट ड्यूटी तब लगेगी जब गुड्स इंडिया में आएगा। गुड्स इंडिया में नहीं आया तो इंपोर्ट ड्यूटी कैसे लगेगी? है ना? तो इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। लेकिन गुड्स अगर इंडिया में आ गया, इंडिया में आने के बाद चोरी होती है, तब तो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। सवाल ये उठता है कि कौन देगा? जिनेश जी कह रहे हैं विद इन 200 नॉटिकल माइल्स, तो है कहां गुड्स?
जिनेश जी विद इन 200 नॉटिकल माइल्स है, लेकिन है कहाँ गुड्स? गुड्स नजर भी तो आना चाहिए, सर्विसेज तो है नहीं कि जो नजर नहीं आता। क्या कहते हैं? चलिए, हाँ गुड्स अगर आ गया, मान लीजिए गुड्स तैरते तैरते इंडिया में आ गया, इसी शिप का था, यहाँ पर तैरते तैरते आ गया, अब इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी? यस, तब लगेगी। अब सवाल उठता किससे लेंगे? फ्लोटसम, जेटसम, यस यस, सवाल उठता किससे लेंगे? कोई नहीं मिला, कोई क्लेम नहीं किया तो ऑक्शन करके ले लेंगे, लेकिन लेंगे जरूर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं बिल ऑफ एंट्री पे। अब ये हो गया कि शिप आया, अनलोड हो गया एंट्री इनवर्ड्स पे, कस्टोडियन के कस्टडी में है, अब इंपोर्टर चाहता मेरे कस्टडी में आ जाए, उसके लिए उसको बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ेगा। करेक्ट है? ये है बिल ऑफ एंट्री का कॉन्सेप्ट। ये रहा इंपोर्टर, ये एक्सपोर्टर, इसने इसको पेमेंट किया या एडवांस पेमेंट किया या एलसी किया, कुछ भी किया, और इसने शिप में भेज दिया। शिप वाले ने आइस गेट पे ही अराइवल मैनिफेस्ट, आइस गेट पे ही पैसेंजर मैनिफेस्ट, आइस गेट पे ही एंट्री इनवर्ड्स का परमिशन एप्लीकेशन। करेक्ट। और जब एंट्री इनवर्ड्स का परमिशन मिल गया था, गुड्स यहां आ गया, गुड्स यहां आ गया तो अनलोड हो गया एंट्री इनवर्ड्स। जैसे ही एंट्री इनवर्ड्स हो गया, उसके बाद इंपोर्टर ट्रैक करता रहेगा अपने शिपिंग को, और ये इंपोर्टर बिल ऑफ एंट्री, एंट्री इनवर्ड से पहले या अराइवल मैनिफेस्ट से भी पहले वो फाइल कर सकता है। तो हम लोग दिखलाएंगे कितने दिन पहले फाइल कर सकता है। करेक्ट है? तो एडवांस में ऐसा नहीं है 2 साल पहले फाइल करके छोड़ दें, तो देयर इज अ टाइम लिमिट ऑफ 30 days दैट विल डू। अब हम लोग सिंपल कर रहे हैं, एडवांस बिल ऑफ एंट्री नहीं कर रहे, लेकिन जो मैंने डेटा देखा है 50% ऑफ द इंपोर्टर आर फाइलिंग एडवांस बिल ऑफ एंट्री, 50% आर फाइलिंग आफ्टरवर्ड्स, क्योंकि उनके पास बहुत सारे डेटा अभी अवेलेबल होते नहीं है, इसीलिए दे आर फाइलिंग आफ्टर अराइवल ऑफ वेसल। तो 46 कहता है फाइल द बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री कहां फाइल करेगा? आइस गेट में ही फाइल करेगा। और बिल ऑफ एंट्री फाइल करने के लिए उसके पास डिजिटल सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है। विदाउट डिजिटल सिग्नेचर वो बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं कर पाएगा। तो आइस गेट में रजिस्ट्रेशन, आईसी नंबर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, आईसी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर का लिंकेज प्लस डिजिटल सिग्नेचर, ये सब होना चाहिए उसके पास। करेक्ट है? अब जब ये अब बिल ऑफ एंट्री होता क्या है? बेसिकली इट इज ए कंटेंट ऑफ कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। बाकी अगर वेजिटेबल इंपोर्ट कर रहा है, एनिमल्स इंपोर्ट कर रहा है, टीवी इंपोर्ट कर रहा है, तो बीआईएस के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और इसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए होगा फिर। करेक्ट है? तो ये पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट एजेंसी बहुत सारी होती हैं, और बिल ऑफ लेडिंग ये सब भी चाहिए ऑब्वियसली। तो ये सब हो जाएगा, तो उसके बाद असेसमेंट होगा सेक्शन 70 में, 17 में असेसमेंट होगा। असेसमेंट वेरिफिकेशन का होगा, एग्जामिनेशन का होगा। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स। अगर पहले वेरिफिकेशन होता है, ओके छाया, अगर पहले वेरिफिकेशन होता है उसके बाद एग्जामिनेशन होता है, उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट अप्रेजमेंट। क्या कहेंगे उसे? फर्स्ट अप्रेजमेंट। लेकिन पहले एग्जामिनेशन होता है उसके बाद वेरिफिकेशन होता है, उसको हम लोग कहते हैं सेकंड अप्रेजमेंट।
इसके बाद ये वेरिफिकेशन, ये असेसमेंट होने के बाद ये आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर इशू कर देता है विथ गेट पास। और ये सब कुछ अब कोरोना के कारण ये सारा अब इलेक्ट्रॉनिक हो गया, नहीं तो सारा फिजिकल हुआ करता था। फिजिकल बिल ऑफ एंट्री वगैरह और फिजिकल गेट पास प्रिंट आउट निकालते थे और लेके जाते थे, अब वो सब की जरूरत नहीं है। फर्स्ट अप्रेजमेंट, सेकंड अप्रेजमेंट हमने कहीं लिखा है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, जब इंपोर्टर खुद असेसमेंट करता है तो वो 17 सबसेक्शन 1 में करता है। चल लिखा तो है हमने इसको, मैं यहां से 17 सबसेक्शन 1 में सेल्फ असेसमेंट इंपोर्टर या एक्सपोर्टर करता है बाय फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री। उसके बाद असेसमेंट प्रॉपर ऑफिसर करता है। डॉक्यूमेंट का जब करता है तो उसको हम लोग वेरिफिकेशन बोलते हैं, अप्रेजिंग ऑफिसर करता है, और जब गुड्स का होता है तो वो एग्जामिनर करता है। फर्स्ट अप्रेजमेंट में क्या लिखा हुआ? फर्स्ट वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड देन एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स। तो गुड्स का एग्जामिनेशन होके रहेगा अनटिल अनलेस स्पेसिफिक ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर ये सब ना हो तो। और फिर सेकंड अप्रेजमेंट क्या होता है? पहले एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स होगा, देन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट होगा। तो अब ये सिस्टम सेकंड अप्रेजमेंट का तो मुझे नहीं लगता कि आज की दुनिया में ये है भी। करेक्ट है, बहुत कम गुड्स के लिए होगा। बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हुए, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल किया उसी दिन ड्यूटी पेमेंट करनी है। अगर उस दिन नहीं पे करेंगे, अगले दिन पे करेंगे या उसके अगले दिन पे करेंगे तो इंटरेस्ट है। जैसे 3B है, 3B आप फाइल करके छोड़ दीजिए। लेकिन 3B की कहानी अलग है, जब तक ड्यूटी पे नहीं करते, तब तक टैक्स पे नहीं करते, तब तक माना नहीं जाता 3B फाइल भी हुआ है। सही बात। अब बिल ऑफ एंट्री का कंटेंट क्या क्या है वो कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्लास बंद कर देंगे। हम लोग कल मिलेंगे फिर। कंटेंट ऑफ बिल ऑफ एंट्री, प्रोडक्ट के डिटेल्स जैसे HSN, रेट, मैन्युफैक्चरर, कंट्री ऑफ ऑरिजिन, वेटेज, वॉल्यूम, सब कुछ। शिपमेंट की डिटेल, शिपिंग लाइन, वेसल नंबर, पोर्ट कोड। इनवॉइस की डिटेल, इनवॉइस नंबर, करेंसी, FOB वैल्यू, CIF वैल्यू। एनी स्कीम एप्लीकेबल, यस और नो। मान लीजिए आपके पास एडवांस ऑथराइजेशन है, आप 100% EOU है, या आपके पास कोई ड्यूटी स्क्रिप्ट है, या कोई एग्जम्पशन नोटिफिकेशन आपको एप्लीकेबल है। आर बायर एंड सेलर आर रिलेटेड, यस और नो। तो बायर और सेलर रिलेटेड होगा तो ट्रांजैक्शन वैल्यू को इग्नोर करके वैल्यूएशन रूल्स में जाके करेंगे अनटिल एक्सेप्टेड। अगर वो डिक्लेरेशन लिख के देता है सर हम लोग रिलेटेड तो हैं लेकिन जो हमने ट्रांजैक्शन किया वो मार्केट प्राइस पे ही किया है, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, सी, एयर, लैंड, बिल ऑफ एंट्री टाइप होम या वेयर हाउस, अराइवल मैनिफेस्ट नंबर, कंसाइनमेंट टाइप। ये देखिए FCL फुल कंटेनर लोडिंग, LCL लेस कंटेनर लोडिंग। फुल कंटेनर या पूरा कंटेनर आप क्लियर करवा रहे हैं, लेस कंटेनर कंटेनर के अंदर सामान है उसको क्लियर करवा रहे हैं। सही बात। तो ये और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं इसमें बिल ऑफ एंट्री में, लंबा चौड़ा फॉर्म है और सारा ऑनलाइन है, सारा ऑनलाइन है। और जिस तरह से GST के को रिटर्न को भरने के लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर आता है, वैसे ही इस पूरे आइसगेट को बहुत आराम से बहुत सारे क्लाइंट्स को भरने के लिए अलग सॉफ्टवेयर्स बहुत सारे आते हैं। और बेसिकली आप ये सोचिए कि ये काम इंपोर्टर या एक्सपोर्टर अच्छे से नहीं कर पाता है, इसीलिए दे हायर करते हैं कस्टम हाउस एजेंट। तो इनका अलग से एग्जाम भी होता है कस्टम हाउस एजेंट बनने का।
तो कस्टम हाउस एजेंट सारा बिल ऑफ एंट्री ये सब फाइल करता है, ये सब करवा देता है आपका काम। सही बात। थर्ड पार्टी डिटेल्स एंड हाइसीज। तो कल एक बार करते हैं आपके साथ, दोबारा कल मिलते हैं। कल यहीं पर मिलेंगे और कल भी हम लोग क्लास फ्री रखेंगे, ठीक है। हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर का तो कल एनीवन कैन ज्वाइन, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर किसी को सिर्फ कस्टम्स करना है और दे आर नॉट इन दैट फ्री कैटेगरी, तो दे कैन पे द अमाउंट। पेटीएम आप कर सकते हैं 1000 रुपीज इफ एनीवन इज देयर। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।